नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम लागू होने से सियासत गर्मा गई है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के रूप में नए नियम लागू किए हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर एक तरफ जहां सामाजिक न्याय की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ गया है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवर्ण जाति संगठनों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दे डाली और बीजेपी में भी इस नए नियम को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कई मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, जबकि विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी के नेताओं में ही दिखाई दे रही है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर से ही विरोध उठने लगे हैं। तो यूजीसी के इस नियम लागू होने के बाद अगड़ी जाति के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। मौजूदा समय में अगड़ी जाति के मतदाता बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध के सुर भी अगड़ी जाति की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं। तो अगड़ी जाति के तहत आने वाले ठाकुर से लेकर ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के जुड़े संगठन अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। नियम को वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। उन्हें लगता है कि इस नियम के लागू होने से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो सकता है। अगड़ी जातियों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी के भी कई नेता असमंजस में हैं। ऐसे में कई नेता खुलकर तो कुछ नेता दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे असल वजह है कि अगड़ी जातियों को लग रहा है कि पूरी सियासत दलित और ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है और अगड़ी जातियां उनके सियासी एजेंडे से बाहर हो रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उठ रही आवाज पर चुप रहते हैं तो उनकी सियासत खत्म हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध हो रहे हैं। अगड़ी जातियों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए। वहीं यूजीसी के नए नियम को लेकर भले ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से खामोशी इख्तियार किए हुए है। सपा से लेकर बसपा, आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी चुप है। बीजेपी नेताओं की सियासी बेचैनी के बीच विपक्ष का साइलेंट मोड में रहना कहीं ना कहीं सियासी रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। मोदी सरकार की हर नीतियों के खिलाफ मुखर रहने वाला विपक्ष चुप क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह राजनीति है। तो सपा से लेकर आरजेडी तक इसलिए चुप है कि दलित और ओबीसी के खिलाफ विश्वविद्यालय में होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसकी मांग वो करते रहे। अब यूजीसी के नए नियम लागू कर दिए गए तो विपक्ष उसमें पड़ना नहीं चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि मौजूदा समय में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की पूरी राजनीति दलित और ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। तो यूजीसी के नए नियम को दलित और ओबीसी सामाजिक न्याय की दिशा में लागू होना कदम बताया जा रहा है। विरोध करने वाले ज्यादातर लोग अगड़ी जाति के हैं, जो मौजूदा समय में बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। ऐसे में विपक्ष नए नियमों का विरोध कर अपने अपने कोर वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहता, साथ ही नियम का समर्थन कर सवर्णों की नाराजगी को भी मोल नहीं लेना चाहता। वहीं यूजीसी मामले पर दलित से लखनऊ तक विरोध जारी है। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। लोग सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और यूजीसी के नए नियमों को सरकार से वापस लेने की मांग भी की जा रही है। तो यूजीसी का नया नियम क्या है, यह भी आपको बता दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 नियम लागू किया है। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। अब नए नियमों को हर शिक्षण संस्थान में लागू करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनानी होगी, जिसका मकसद समानता लागू करना और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना होगा। ईओसी के तहत इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। ईओसी को हर साल एक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी।
यूजीसी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। देश के हर शिक्षण संस्थान में किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है तो वो अपनी शिकायत इक्विटी कमेटी से करेगा। कमेटी उसकी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी और 15 दिन के अंदर संस्थान के प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रमुख 7 दिन में कार्रवाई करेंगे। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी यूजीसी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे अविरल जी के साथ। अविरल जी, यूजीसी के नए नियम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध के स्वर, इस वक्त इतना ज्यादा यह मामला गरमाया हुआ है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? अविरल जी सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अविरल जी, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इस आधार पर चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जाट, गुर्जर, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सबके हित में निश्चित रूप से काम हो, इसके हित में हम निश्चित रूप से काम करते रहे, इसलिए काम करते रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट नारा है और इसे चरितार्थ करने का हम काम कर रहे हैं। और मैं अभी इसका कानूनी पहलू भी आपको बता देता हूं। जहां तक संविधान का विषय है, ये संविधान की पुस्तक लहराने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, तो उन्हें पढ़ लेना चाहिए पक्ष के लोगों को जो आज इसे मुद्दा बनाने का, वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इस चीज को स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों की उन्नति या अनुसूचित जातियों, जनजातियों, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है यदि राज्य की राय में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। नंबर 3, आर्टिकल 340 तक भी इन्हें पढ़ लेना चाहिए पक्ष के लोगों को, जो राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग जैसे मंडल आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान और संविधान निर्माताओं की चिंता है, जो संविधान में आर्टिकल्स के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 46 कहता है राज्यों को कमजोर वर्गों, विशेषकर एससी, एसटी और पिछड़ों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का स्पष्ट निर्देश देता है। तो विपक्ष को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये संविधान कह रहा है एससी, एसटी और ओबीसी का प्रोटेक्शन के लिए, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो इन्हें समस्या क्यों है विपक्ष वालों को? जी अविरल जी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सामने खड़ी होने जा रही है, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस नए नियम को लेकर विरोधाभास की स्थिति बन गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जब अंदर ही विरोध शुरू हो जाएगा तो आगे कैसे इस नियम को लागू कर पाएंगे? नहीं, देखिए, विरोध नहीं है, ये राय है। राय सब लोग देते हैं, सब लोग दे रहे हैं। विरोध मैं समझता हूं ये नहीं है। राय सब लोगों के देने का अधिकार है, राय देनी चाहिए, राय दी जानी चाहिए। अगर कोई भी राय देता है उसकी राय ली जाएगी, ली जानी चाहिए, और राय के आधार पर निश्चित रूप से काम होता है। हमारी सरकार में कोई एक व्यक्ति बैठ के तय नहीं करता, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो संविधान कह रहा है वो भी एक और बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर जाए आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ये स्पष्ट कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों, ईडब्ल्यूएस के लिए, सामान्य वर्ग के पिछड़ों को 10% आरक्षण प्रदान करने की ये भी बात करता है और ईडब्ल्यूएस की बात करता है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए अलग से फ्लैट्स भी है दिल्ली में, डीडीए भी देता है। और ईडब्ल्यूएस वालों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो गरीब लोग हैं, वो चाहे किसी जात के हो, चाहे अपर कास्ट के हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, उन्हें भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अगर वो भी गरीब है उन्हें भी लाभ मिलता है, चाहे वो शैक्षणिक आधार पे हो या अन्य रोजगार के आधार पे हो। तो निश्चित रूप से ये भी संविधान एक और कहता है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है या आर्थिक रूप से पिछड़ा है, दोनों वर्गों को आगे लेके चलना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इक्वल स्तर पे लेके आना, इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं तो विशेषकर अगर मैं अपनी बात कर लूं,
मैं तो जाट कम्युनिटी से आता हूं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली में जाट जो है ओबीसी में आते हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी सबके हित में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है अविरल जी, जिसको आप राय कह रहे हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अरुण जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सवर्ण समाज का विरोध जो है वो दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। यूजीसी का नया नियम जो लागू करने की बात हो रही है उसका विरोध अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो हमारा हिंदू समाज है, हाँ। ये हिंदू समाज एक संकीर्ण लालची कायर समाज है और ये बात शत्रु अच्छी तरह जानता है। और हमारा देश धर्म योद्धाओं से ज्यादा चाटुकारों से भरा पड़ा है। वो चाटुकार आपको बीजेपी में मिलेंगे, वो चाटुकार आपको सभा में मिलेंगे, वो इंडी गठबंधन में मिलेंगे। चाटुकार हर जगह, बीजेपी में भी है। जिनको सत्य बोलते हुए उनके मुंह में एक फेविकोल चला जाता है। भगवान जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ अपने पिता अज और अपने दादा रघु की तरह ही महान शासक थे, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध हुए उन्होंने निस्वार्थ अपना पद छोड़ा और वो पद राजा राम के लिए रिक्त कर दिया कि भाई राजा राम संभाले, आप युवा हो, आप वीर हो, बलशाली हो, मैं इस पद से बाहर हूं क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूं। बस जो हमारे वृद्ध प्रधानमंत्री है, इनको जो पद की लालच है ना, ये बेचारे इस लालच को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब इनके अंदर देश चलाने की क्षमता रही नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि किसी तरह से येन केन प्राकेण साम दाम दंड भेद किसी तरह से कुर्सी पे बचे रहे। अब मोदी जी का ये स्थिति आ चुकी है। अब इनके अंदर वो दम नहीं है। ये राजा दशरथ के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक दिन सबको एक पद छोड़ना है। अगर आप समानता की बात करते हैं तो बताइए, आज तक भारत सरकार ने जाति भेद, मैं तो ये मानता हूं, मैंने हमेशा आदित्य योगीनाथ जी जैसे शासकों का प्रशंसा करी कि उन्होंने जाति भेदभाव को बहुत हद तक समाप्त किया और लोगों को समान अधिकार दिए। लेकिन ये जो कानून है ये समानता का नहीं है, ये फिर से तराजू को टेढ़ा करने की दिशा में इन्होंने कदम उठाया है कि पहले एक बात बताइए, क्या इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? क्या इस देश के राष्ट्रपति ब्राह्मण है, ठाकुर है? नहीं, एक दलित समाज से आते हैं जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एक प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। उसके बाद भी सहस्त्र हृदय से स्वीकार करते हैं हम लोग। हमारे मन में तो कोई भेदभाव ही नहीं है। हमारे लिए शासक अच्छा होना चाहिए, वही क्षत्रिय है। हमारे लिए धर्मात्मा होना चाहिए, वही ब्राह्मण है, जो किसी जाति से आता हो। ये जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी, हम तो बीजेपी के धुर समर्थक रहे हैं और रहते हैं, लेकिन बीजेपी एक कायर सरकार है। बीजेपी एक कायर सरकार है। बीजेपी से बांग्लादेश जैसा चूहा हैंडल नहीं हो रहा। बीजेपी वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, उनको विद्युत, राशन, आयात निर्यात सब कर रहे हैं ये लोग खुलेआम बांग्लादेश के। क्योंकि आप हमेशा बेबाकी से बात रखते हैं और हम आपको सुनते भी हैं, लेकिन आज सवाल, जैसा कि आपने अभी कहा कि सत्ता की भूख भारतीय जनता पार्टी को है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नियम लागू कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, और इस वक्त वही सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है इस नए नियम को लेकर। ऐसे में कहां सत्ता बच पाएगी? मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वफादार पार्टी, गद्दार है वैसे तो पार्टी वो हिंदुओं की, ज्यादा वफादार पार्टी समाजवादी पार्टी है अपने मुस्लिमों के लिए और यादवों के लिए, विशेषता मुस्लिमों के लिए। मैं बता रहा हूं समाजवादी पार्टी। ये जो भाजपा है ये किसी के भी वफादार नहीं है, ना ये हिंदुओं के वफादार है, ना ये, मैं तो देखिए, मैं तो धर्माचार्य हूं। मेरे हिसाब से जाति जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं तो, अगर मेरे घर में पुत्र हैं तो मैं उन पुत्रों का विवाह कभी जाति देख के करूंगा ही नहीं। जो लड़की अच्छी लगेगी योग्य, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो बनिए की हो, चाहे वो ठाकुर की हो, चाहे वो जाट की हो, चाहे वो किसी की हो, हम तो ऐसे घर में दुल्हन ला सकते हैं, क्योंकि हम, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव परव्य गुण है। गुणों के अनुसार से ही वर्णों का विभक्तिकरण होता है, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन भाजपा क्या है, भाजपा एक बहुत ही कायर सरकार है। हमने जो भाजपा के बारे में अपने मन में जो सम्मान ला रखे थे, हमारी उम्मीद विशेषता मोदी जी से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। हम मोदी जी से पूरी तरह दुखी हैं। कोई भी ऐसा स्टैंड इनका नहीं है जो दिखाए कि ये मजबूत शासक है।
ये केवल और केवल आज के समय में अपने बुढ़ापे के कुछ 4-5 साल 10 साल काटना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। उसके लिए कौन कुचला जाए ट्रक के नीचे, कौन हाथी के पांव के नीचे, भाजपा नाम के हाथी के पांव के नीचे कौन कुचला जाए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस देश में रावण जैसे रावण भी है जो इस देश को जातीय आधार पर बांट के इस देश का नाश करना चाह रहे हैं। ये देश लव जिहाद, लैंड जिहाद के विश्व में जहर में घुलता जा रहा है। अभी मिर्जापुर में पूरे जिम की पूरी चेन मिली जहां पर हिंदू लड़के का धर्मांतर होता। ये सब कुछ छोड़ के आज हिंदू समाज लगा पड़ा है और ये विशेषता, ये कायर सरकार, विशेषता है मोदी जी इसमें लगे पड़े हैं। और एक बात आपको बोलूंगा विशेष, बहुत खास बात, बीजेपी के कारखाने उत्तर प्रदेश में ऐसे 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 गद्दार पैदा हो गए हैं जो आदित्य योगीनाथ की छवि खराब करके किसी न किसी तरह से आदित्य योगीनाथ जी की सत्ता पे उनकी कुर्सी खाना चाहते हैं। और ये विपक्ष पार्टी से मिल अविरल जी से जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एचएस रावत जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रावत साहब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रावत जी, अभी आपने देखा कि अरुण कृष्णा जी की नाराजगी तो साफ तौर पर जाहिर हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हो गई है। यूजीसी के नए नियम को लागू करने के बाद से ही लगातार जो विरोधाभास के स्वर हैं वो पार्टी के बाहर और पार्टी के अंदर, चाहे दबी जुबान में ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर जाहिर तौर पर दिखाई देने लगे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए साहिल जी, प्रकृति चलायमान है, प्रकृति स्थिर नहीं है। सूर्य भी चलायमान है, ग्रह तारे भी सब चलायमान है, इसलिए सरकार भी चलायमान है। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। हम तो अंधों की तरह भारतीय जनता पार्टी का अब तक साथ ही देते रहे जी। कोशिश तो बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन अगर बहुत सिर से पानी निकल जाएगा तो फिर हम धर्माचार्यों का फर्ज बनता है कि राजा की आंखें खोली जाए उस नींद से तो अहंकार में चूक जाती है। हमने जबकि उन्होंने गलत स्टेप लिए, हमने उनको चेताया है और यही धर्माचार्यों का दायित्व भी बनता है कि अगर राजा कोई गलती करे तो उसको चेताइए। क्या जहां हम बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अरे आप सबके विकास और सबकी साथ की बात करते हो, कहाँ गया आपका सबका साथ सबका विकास है? क्या आप 5 किलो आटा देने से सबका साथ सबका विकास हो जाएगा है? आप लोगों ने सवर्णों के साथ जो अन्याय कर दिया उन बच्चों के साथ, एक तो सवर्णों का पिछले 70-75 सालों से गला काटा जा रहा है सबका ही। आज IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े जो संस्थानों में तैयारी करते हैं वो सब सुसाइड करने पे हैं, या 80% से ऊपर की जो जनरेशन है वो हिंदुस्तान छोड़ चुकी है। यानी यहाँ रिजर्वेशन के कारण जो सवर्णों के बच्चे हैं उनकी ये मानसिक स्थिति हो गई, या तो डिप्रेशन में जाते हैं और या इंडिया छोड़ जाते हैं, उनके माँ बाप भी छोड़ जाते हैं। उनको पता है हमारे बच्चों का, इंटेलिजेंट बच्चों का भविष्य देश में है ही नहीं, इसलिए वो सब दुखी हैं। ये स्थिति पैदा कर गई है। जब 4 लड़कियां एक साथ पढ़ रही हैं, IAS की तैयारी कर रही हैं, उनमें एक सवर्ण है और 3 कहीं हैं और 3 कोटे वाली थोड़े थोड़े नंबरों को लेकर IAS IPS बन जाती हैं, और जो 95% 99% वाली लड़की है वो डिप्रेशन में धक्के खा रही है। ये हाल कर रखा है। कहाँ तो आप कह रहे थे कि हम रिजर्वेशन हटाएंगे, है ना, जब आपको लगा कि रिजर्वेशन हटाने से तो हमारी सरकार गिर जाएगी तो आपने सवर्णों का भी गला काटना शुरू कर दिया। आपको पता है सवर्ण तो अब आपके गुलाम हो चुके हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। बिल्कुल, इनकी अकल ठिकाने लगवाएंगे हम, इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे हम। बिल्कुल रावत जी, ठीक कहा आपने। चलिए तो ठीक है। अविरल जी, रावत साहब और अरुण कृष्णा जी दोनों की नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं वो उन्हें भी आहत कर रहा है, और सड़कों पर तो आप प्रदर्शन देख ही रहे हैं। आपका कोर वोट बैंक जिसे माना जाता है वही आज शपथ लेते हुए नजर आ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जी देखिए, जहां तक विषय राय का, तो सबकी राय का यहाँ सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, तो धरातल पे दिखता भी है और मैंने स्पष्ट भी किया। जहां तक आर्थिक रूप से पिछड़ों का सवाल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और इकोनॉमिकली वीकर, आर्थिक रूप से कमजोर, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, वो अरे भैया काम की बात पे आओ ना, आप ये रेटोरिक क्यों यूज कर रहे हो?
आप एक काम की बात बोलो ना, यहाँ वहां की कहानी को सुना रहे हो हमें भैया। आपसे ज्यादा ज्ञानी है हम, आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। काम की बात बोलो, अगर आप बोल सकते हो। आपने भी बोला कि हम जाट नहीं हैं, देखिए, तो भैया मैं जाट संविधान की केवल जाट बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं केवल आप संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात आप करेंगे तो ये तो आपकी संविधान में लिखे हुए प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हम नहीं आपकी देखिए, अच्छा ठीक है, ज्ञान आप हमें बोले देने दीजिए, आते, मैं आ रहा हूँ। आपका ज्ञान नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप अरुण आप विषय पे आओ। बोलने दीजिए, हम भी समझना चाह रहे हैं कि जिस राय की वो बात कर रहे हैं वो राय फैसले लेने से पहले क्यों नहीं ली जाती। सवाल ये भी है यहाँ पर अविरल जी कि जिस राय की आप बात कर रहे हैं, अगर आप सबकी राय को महत्व देते हैं तो वो राय किसी भी फैसले को लागू करने से पहले क्यों नहीं ली जाती। बाद में इस तरीके से सड़कों पर उतर कर नहीं आर्टिकल 15 देखिए, सुनिए, एक मिनट कर रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 340, आर्टिकल 338, आर्टिकल 342, आर्टिकल 15, आर्टिकल 46 ये लिखे हुए हैं, तो क्या ये हमने लिखे हैं, क्या ये बीजेपी ने लिखे हैं, और इनमें क्या लिखा है उसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो भारतीय संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है, वो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात इसमें लिख दिया गया है। अब इसमें तो ये भी लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आर्टिकल 338 की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 338 का क्लॉज बी, इसमें स्पष्ट लिखा है इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को तो अलग से संवैधानिक दर्जा संविधान ने दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें भी हम बांट देंगे, अगर ये पिछड़ा वर्ग आयोग चल रहा है तो कुछ लोग इसको कहेंगे तो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा के उपायों के संबंध में निगरानी करने की कार्य करता है। तो ये तो संविधान कह रहा है, ये तो हम नहीं कह रहे हैं। और जहां तक विषय आर्टिकल 342 का, 342A, इसमें राष्ट्रपति और संसद को केंद्र की पिछड़ा वर्ग सूची में जातियों को शामिल करने हटाने का अधिकार दिया गया है, तो ये हमने नहीं दिया है, ये तो संविधान के निर्माताओं ने दिया है। और ये सब लोग इस चीज को जानते होंगे जो हमारे ऊपर आज एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं। एससी और एसटी, ये कांग्रेस की सरकार थी जब भी जाते थे, एससी और एसटी का कोटा है अलग से। एससी एसटी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी। एससी एसटी की रिजर्व सीट्स हैं जो लोकसभा में भी जाते हैं और विधानसभा में भी जाते हैं। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी वो तब भी जाते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी वो तब भी जाते थे। अब कुछ लोग हमारे ऊपर आपत्ति जाहिर करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक आर्थिक रूप से पिछड़ों का सवाल है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ों को शैक्षणिक लाभ भी दिया जाता है, उनका अलग कोटा है। और दिल्ली में डीडीए के फ्लैट, तमाम सारी सुविधाएं आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए जाते हैं। वो किसी भी जात से हो सकता है, जाट, गुर्जर, कोई भी कास्ट से हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझता हूं अगर ये एससी एसटी ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, आप बता रहे हैं वो तो हमें पता है, जो चीजें आप कह रहे हैं वो तो हम लोगों को पता ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अब उतर आए हैं। इस विरोधाभास को कैसे खत्म करेंगे सर? नहीं देखिए, आपने कहा कि जो मैं बता रहा हूं वो मालूम है, तो उसी चीज को तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसे ही तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या उसे हम बदल सकते हैं? क्या जो संविधान में लिखा है, क्या संविधान को नहीं माना जाना चाहिए? क्या मोदी जी संविधान के आधार पर चल के गलत कर रहे हैं? क्या संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिससे देश चल रहा है, क्या उस संविधान के आर्टिकल का पालन नहीं किया जाना चाहिए? हम तो अलग से नहीं कर रहे हैं, हम तो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्यार। हम तो कह रहे हैं जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। इसमें किस बात का विरोधाभास? अभी एक बेटी ने किसी दलित बच्चे का उसके प्रेम संबंध का प्रपोजल इनकार किया, उसके ऊपर SC एक्ट लगाया गया। पिता ने पैर छू के उसके पिता से 50,000 रुपए दिए और हाथ जोड़ के बाहर आ गए कि भैया माफ कर दो। आप अभी 14 केसेस, मात्र कुछ समय में 14 केसेस SC ST के लगे बच्चों पे, उसमें से 12 कोर्ट ने झूठे बताए, बेबुनियाद बताए, बेबुनियाद। अब ये कह रहे हैं, पहले क्या एक्ट था कि यदि कोई बेबुनियाद, कोई आपके ऊपर दोषारोपण करता है कोर्ट में और वो बेबुनियाद पाया गया तो आपके ऊपर रिवर्ट केस होगा, आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन जो ये इन्होंने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है, इसमें क्या है, आप झूठा केस लगाओ किसी के ऊपर, यदि वो झूठा साबित भी होता है तो अपने घर में निश्चित बैठ सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कानून। ये केस, इसको ये संविधान कहते हैं। यहां बैठ के ये मुझे लगता है खुद भी ओबीसी होंगे, ये खुद भी ओबीसी होंगे और इसीलिए इनको बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। अरे भैया, क्यों इस देश को जात पात में बांट के, क्यों इस देश को दीमक की तरह खाना चाहते हो? अरे भैया, खुद ही कह रहे हो जाट हो, तो जाटों को तो हम जानते हैं, मेरे बहुत सारे जाट शिष्य हैं, वो तो बड़े दबंग होते हैं, सत्य बोलते हैं।
तुम कैसे भीरू बन के दब दब के चाटुकारिता से बातें कर रहे हो? खुल के बोलो ना, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। अरे कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह जी, मैं गर्व करता हूँ कल्याण सिंह पे, जिसने अपनी कुर्सी सीएम की छोड़ दी सत्य बोलने के लिए। और एक ये है बैठे हुए कुछ भी आए बाएं साए बोले जा रहे हैं। क्या समानता के नाम पर किसी भी वर्ग को, मैंने क्या बोला, मैं तो भगवान कृष्ण के सिद्धांतों को मानता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसा शूद्राणा चापर तब कर्माणि पर भक्तानि स्वभाव पर में गुणे, कोई जाति नहीं होती, केवल जो वर्ग, केवल जिसमें जो गुण होंगे उस नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि जाति व्यवस्था है, मैं तो हिंदुओं को भी कहता हूँ, अरे हिंदुओं देखो, यदि आप बीजेपी की हाथों बिकोगे तब भी मारे जाओगे। आप किसी भी राजनीतिक दल के चाटुकार बनोगे तो आपका अंत निश्चित है। समानता के अधिकार के नाम पर यदि आप किसी भी एक वर्ग को, चाहे वो दलित क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय और ब्राह्मण क्यों ना हो, किसी को भी दबाया जाएगा, तो ये समानता हुई कहां? यदि एक स्कूलों में, तो ये कैसा कैसा प्रदूषित वातावरण बीजेपी ने बना दिया कि आज के समय में सभी स्कूलों में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर ये वातावरण बना रहेगा कि कहीं मेरे ऊपर कोई ऐसा केस ना कर दे जिससे मैं रस्टिकेट भी हो जाऊं, मेरा कॉलेज का एडमिशन भी जाए, मेरा चरित्र भी जाए और बच्चे आत्महत्या करने में मजबूर हो जाए। मैंने कितने बच्चों को देखा है, वैसे ही वो अपनी योग्यता के अनुसार पे नहीं, केवल और केवल अभी इन्होंने वो निकाला -40 वाला डॉक्टर बन जाएगा। अरे पागल हो गए क्या? आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है क्या? हुआ क्या आप लोगों को? अरे क्यों अपनी सामत बुला रहे हो? ऐसा आंदोलन तुम्हारे खिलाफ करेंगे कि तुम्हारी टांगे कपवा देंगे बीजेपी वालों। अभी तक तुमने हमारी ताकत देखी है, अभी तक तुमने हमारा पक्ष देखा है। मैं भाजपा के नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, हमारे धैर्य का ध्यान ना ले, हम आपके साथ खड़े हैं और हमारे बल पे आप खड़े हो। टांग खींचेंगे ना तो धड़ाम से गिरोगे। आप हमारे साथ क्या, अगर आप समानता की बात करते हो तो समानता सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। अरे जिहादी इस देश खून कितना खा रहे हैं, उस पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपसे घुसपैठिए तो विज्ञापन करते हो, घुसपैठिए भगाने के नाम पे कोई भी काम धरातल पे कुछ कर नहीं पाते हो। केवल ऐसी बड़ी बड़ी रिटोरिक बातें करते हो आके, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और मैं कहता हूँ जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद अविरल जी का रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी के आंदोलन, हम आदित्य योगीनाथ जी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। हम चाहते वही देश के कृष्णा जी, समय कम है, ठीक है, आंदोलन करेंगे। ठीक है रावत जी। जी रावत जी, जिस तरीके से कृष्णा जी ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये एक तुगलकी फरमान की तरह तमाम चीजें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोपी जा रही है, सहमत हैं आप? देखिए साहिल जी, सबसे बड़ी बात है, आदमी के अंदर जब क्रोध आता है और आवेश आता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुओं को अपना कोर वोट बैंक समझने वाली भारतीय जनता पार्टी, और हमने माना भी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने धर्म के लिए काम किया है, लेकिन आप सवर्णों का इतना नाश करोगे, आज इस देश को किस गर्त में लेके जाना चाहते हो? भाई 60 साल 70 साल तो दूसरी पार्टियों ने राज किया, उन लोगों ने सवर्णों का गला काटा, विनाश कर दिया, उन बच्चों का विनाश कर दिया है, आपने रिजर्वेशन दे के रखा। आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि इस हिंदुस्तान से जो क्रीम है, क्रीम टॉप के IIT, टॉप के डॉक्टर, टॉप के यहाँ के जो बच्चे हैं, जो टॉपर हैं, वो सब तो देश छोड़ रहे हैं। आने वाले भविष्य में देश पर राज करेगा कौन? 33% वाला राज करेगा क्या? बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ पर 33% वाला IAS बने, IPS बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? तो इस देश को गर्त में कहां लेके जाओगे आप? इस देश का विकास कैसे संभव है? आज जो टॉपर है इस दुनिया का, जो इंटेलेक्चुअल है, वो सारा अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, लंदन में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, वहां रिसर्च कर रहा है, वो स्पेस में जा रहा है। यहां उनकी दुर्गति हो रही है, आप और उनकी दुर्गति करना चाहते हो? क्या चाहते हो? इस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो आप लोग? आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल रहेंगे तो इस देश का भविष्य बनेगा, इस देश में अच्छे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर रहेंगे सारे, तो इस देश का विकास कर पाएंगे। आज आरक्षण के लिए आप अपने जो टॉप की क्रीम है, जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, उनको आप विदेश में भेज रहे हो, उनको ट्रांसफर कर रहे हो। इस देश पे कौन राज करने वाला है आगे चल करके? 33% वाला। कर लो देश का नाश, ये गुलाम बनेगा देश दोबारा से, और फिर देखना कि आप फिर दोबारा से जूते पालिश करोगे सबके, और अंग्रेजों की चमचागिरी करोगे या दूसरे लोगों की चमचागिरी करोगे। इसलिए बेटर है इस देश के भविष्य को बनाने के लिए युवाओं को वापस लाइए, विदेशों से वापस लाया जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए, और जो आरक्षण का जहर बो रखा है इसको खत्म कर देना चाहिए। आप किसी के भाग्य नहीं बदल सकते,
वो आपके ग्रहों में और जो भाग्य कुंडली में लिखा है वो गरीब सवर्ण भी रहेगा और जो अमीर होना होगा वो शूद्र भी अमर हो, वो पैसे वाला हो जाएगा। इस दुनिया में शूद्र पैसे वालों की कमी नहीं, इसमें बनिया तो पैसे वाले हैं ही, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए उसको समझने की जरूरत है, धर्माचार्यों का सहारा लेना चाहिए और इससे यूजीसी कानून को करना चाहिए और आरक्षण को भी खत्म करना चाहिए, तब जाकर के अविरल जी देश जल्दी में से फाइनल कमेंट्स, आपके भी समय कम है, जल्दी से अविरल जी। जी नहीं, देखिए जो राय एस रावत साहब ने रखी है, मैं निश्चित रूप से उनका समर्थक हूं और ये विद्वान है, पूर्ण रूप से विद्वान धर्माचार्य है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और रावत साहब की हर बात से निश्चित रूप से मैं लंबे समय से इनके साथ जुड़ता भी हूं, तो इनके विषय से पूर्ण रूप से सहमत रहता हूं और निजी रूप से भी इनका एस्ट्रोलॉजी के संबंध में मैं इनका फॉलोअर हूं। और जहां तक विषय अरुण कृष्णा साहब का, तो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग चाहे वो मेरे लिए हो या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है सबका साथ सबका विकास का, वो किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा। और जहां तक संविधान का विषय है, तो इस संविधान निर्माताओं ने लिखा है, मैं केवल उसे बता रहा था। और जहां तक मेरे जाट होने का सवाल है, मैं जाट हूं, ओबीसी हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन परम श्रद्धेय कल्याण सिंह साहब के संबंध में उन्होंने कहा, तो परम श्रद्धेय कल्याण सिंह साहब लोधी राजपूत थे, इन्हें मालूम होना चाहिए। ठीक, चलिए, आप तीनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो यूजीसी के नए नियमों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध यहां पर दर्ज कराया जा रहा है और बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लखनऊ तक विरोध जारी है। विपक्ष ने मामले पर चुप्पी साधी हुई है क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का विरोध पब्लिक कर रही है, सवर्ण समाज कर रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार यूजीसी के नए नियम को हटाने की मांग यहां पर की जा रही है। अब आने वाले समय में यह प्रदर्शन या आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भारी पड़ता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।